हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं PT1 मेंस के सॉल्यूशन के साथ। आई होप यू आर स्टडिंग वेल और आपका पेपर भी अच्छा हुआ होगा। नहीं तो बेटा आपको करना क्या है, सबसे पहले बेटा पेपर जो आपने दिया है उसमें जो जो आपकी गलतियां हुई हैं उसको फाइंड आउट करिए, क्या गलती हुई है, क्या सिली मिस्टेक्स हुई हैं। बेटा ये पहला पेपर है, लेकिन पहले पेपर से लेके आखिरी पेपर तक आपको एक ही आदत डालनी होगी जो आपको हर एक पेपर में यूज करनी होगी। आपको आपकी मिस्टेक्स नोट डाउन करनी होगी। मिस्टेक्स बहुत ही कॉमन होंगी। आप देखेंगे जैसे जैसे अगर आप मिस्टेक्स नोट करेंगे और अगर अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आने वाले टेस्ट में वो सिली मिस्टेक्स का नंबर कम होता चला जाएगा। पर जितने हम ज्यादा टेस्ट देते हैं ना बेटा, उतना ये सिली मिस्टेक्स हमको अपनी ज्यादा दिखाई देती हैं। और इनफैक्ट खाली आपको टेस्ट में सिली मिस्टेक्स नहीं देखनी, आपके डेली होमवर्क में भी आपको सिली मिस्टेक्स देखनी चाहिए कि क्या आपने जो होमवर्क किया क्या वो आपने बिल्कुल परफेक्टली सही किया। जो गलत हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि पहली बार किया गलत आया, दूसरी बार किया गलत आया, तीसरी बार किया सही आया, तो पहली दूसरी बार का सोल्यूशन वेस्ट नहीं जाना चाहिए प्यारे बच्चों। तो आपको ध्यान देना होगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, आपकी सिली मिस्टेक्स आपको नोट डाउन करनी है। बहुत कॉमन कॉमन सी सिली मिस्टेक्स होंगी और पेपर के दौरान अगर आपका आंसर बेटा चारों ऑप्शन में से मैच ना करे तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ये ध्यान रखें कि उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को उसी टाइम ना देखें, 3-4 क्वेश्चन कर लें, है ना। आप वो पहले कैलकुलेशन भूल जाइए। अगर आप 5 6 20 लिख रहे हैं तो आप वो लगातार लिखेंगे, वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बेटा आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि थोड़ा सा टाइम आप वापस से होके आएंगे, आप फ्रेश से स्टार्ट करिए, चेक मत करिए। चेक करेंगे तो बहुत कॉशियसली करेंगे, दोबारा करेंगे तो फटाफट करिए, बड़े आराम से सही हो जाएगा, लेकिन कुछ गैप लेके। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। ऐसे ही साथ साथ में बेटा आपको कुछ कुछ बातें बताते रहेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जहां पर मेरे को कह रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड टू डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड की बात कर रहे हैं। बेटा कोई भी nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जो होती है, मैं आपको याद दिला देता हूं, ये आपको बताया गया था। Sn होता है u प्लस a बाई 2n-1। ठीक है बेटा, देखो मेरी बात सुने ध्यान से। बेटा मैंने आपको डेफिनेटली मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप ना एक बात जरा समझिए थोड़ी ध्यान से। अगर इनिशियल वेलोसिटी u थी, ठीक है, t टाइम बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, u प्लस at हो जाती है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली जाती है, या तो vdt का इंटीग्रल कर लीजिए, है ना, या एक तरीका आपके पास क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम कर लीजिए। ये है एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है बेटा, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे वही डिस्प्लेसमेंट आ जाए। और वो होती क्या है बेटा, u प्लस वी बाई 2 कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। क्या होती है बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में u प्लस वी बाई 2। आइए चेक करते हैं, u प्लस at अपॉन 2 करिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है एवरेज वेलोसिटी, उससे भी निकाल के देख लीजिए। ut प्लस हाफ at स्क्वायर अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या निकल के आया, u प्लस हाफ at। यहां से भी क्या निकल के आ रहा है, 2u बाई 2 u प्लस हाफ at। वही चीज आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। मैं बस आपको इतना ही समझाना चाह रहा हूं, जो एवरेज वेलोसिटी है वो u प्लस वी बाई 2 है। और tth सेकंड में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो t-1 सेकेंड्स के एंड से लेके t सेकेंड्स तक जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो निकालनी है। या तो आप ये कर सकते हैं कि अगर nth सेकंड बोलूं तो पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स निकालिए, फिर n-1 सेकेंड्स की जो डिस्प्लेसमेंट है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। तो इससे भी आपके पास आंसर आ जाएगा। और बेटा ये जो एवरेज वेलोसिटी आई है ना, ये क्या समझाना चाह रहा था इसमें मैं आपको बता देता हूं। u प्लस a t/2 टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो एवरेज वेलोसिटी, मिड टाइम पे जो वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी। तो nth सेकंड के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी, तो अगर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम से करना चाहे, जैसे ये एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, जस्ट आपको डिराइव करा के दिखा रहा हूं कि nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है, आप ध्यान से देखिए बेटा, ये u प्लस at टाइप का ही बन रहा है, u प्लस a, ध्यान से देखिए इसको, n माइनस हाफ। बेटा 2n/2 को n लिखा, 1/2 हाफ, तो u प्लस a n माइनस हाफ। n माइनस हाफ सेकेंड्स पे जो वेलोसिटी होगी वही एवरेज वेलोसिटी होगी। ध्यान से सोचिए, n सेकेंड्स n-1 सेकेंड्स, मिड पे क्या आएगा, n माइनस हाफ, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। इनटू टाइम, एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बतानी, और यही आगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड u प्लस a n-हाफ या u प्लस a/2 2n-1। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बहुत हो गया बेटा, मतलब मैंने आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कराया, कोशिश करूंगा साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सा बताता चला जाऊंगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए टॉपिक।
नहीं आए तो बेटा दोबारा आप फटाफट से रिवाइंड करें और देखें, है ना, नहीं तो बेटा बहुत डिटेल में हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा अगर मैं एक एक चीज को दो बार बोलूं। तो डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड क्या आएगी, u तो 0 है तो खाली ये वाला टर्म आएगी a/2 2n-1, a/2 2 into 3 6 - 1 5, a/2 2 into 4 2 into 4 8 - 1 7, ठाए एंड ठाए काटते हो गए और आंसर क्या आ गया 5/7। क्या आंसर आ गया प्यारे बच्चों 5/7। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा है मैक्सिमम हाइट ऑफ द रॉकेट। रॉकेट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट पूछा है प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे बेटा, वीटी ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है बेटा 120 सेकंड्स के बाद पता है क्या दिख रहा है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, अब वो वापस आने लगे। यहाँ पे वेलोसिटी 0, बेटा वेलोसिटी 0 का मतलब मैक्सिमम हाइट, अब वो वापस आएगा। वेलोसिटी 0 का मतलब मैक्सिमम हाइट, अब वो वापस आने लग जाएगा प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन करते हैं ये वाला। तो बेटा बेसिकली 120 सेकंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज द मैक्सिमम हाइट। अब बेटा ये क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एरिया, क्या आ जाएगा एरिया ऑफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, क्यों याद दिला देते हैं बेटा, किसी भी कैसा भी हो वी डी टी छोटा सा एरिया, ये वेलोसिटी है इनटू dt है छोटा सा टाइम, v dt छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हो गई, क्यों, क्योंकि 1 सेकंड में v होती है तो dt टाइम में v dt, और v dt का छोटा सा एरिया छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, टोटल एरिया टोटल डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा एरिया छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, टोटल एरिया टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो सीख क्या लिया प्यारे बच्चों हमने सीख लिया जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एरिया अंडर वीटी ग्राफ होती है। आइए निकालते हैं एच मैक्स की वैल्यू, क्या निकल के आएगी, हाफ ऑफ 120 इंटू 1000, ये 1000, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, और हाइट कितनी बेटा 1000 मीटर पर सेकेंड, हाफ ऑफ 120 इंटू 1000, थोड़ी जगह कम थी, ये 60,000 मीटर। 60,000 मीटर को बेटा क्या बोलेंगे 60 किलोमीटर, 60,000 मीटर को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों 60 किलोमीटर। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा फटाफट से क्या करेंगे, सॉल्यूशन नोट करेंगे और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, जगलर पे वो बॉल्स को ऊपर नीचे फेंक रहा है एक एक करके, मतलब बॉल को उछाले जा रहा है ना। मतलब जगलर का काम पता है क्या होता है बेटा, वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे बॉल्स को फेंकता है, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे बेटा, क्योंकि तभी वो लगातार कैच कर पाएगा, है ना। मतलब वो इधर उधर देखते रहते तो भी करते रहते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही बॉल्स को फेंकना है। तो बेटा अगर 4 बॉल्स जगल करनी तो बेसिकली अगर टाइम ऑफ फ्लाइट टी है तो t/4 टाइम पे एक एक बॉल को जगल, मतलब एक एक बॉल को जो फेंकना होगा, बॉल विल बी थ्रोन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ t/4 टाइम। ओके बेटा, तो बेटा अगर 20 मीटर मैक्सिमम हाइट है तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, एक बॉल का अगर देखे ध्यान से बेटा 20 मीटर मैं कह सकता हूं गिरने में टाइम कितना लगेगा। बेटा 2 तरीके होते हैं, या तो आप कह लो मैक्सिमम हाइट u²/2g को आप 20 करो, है ना, यहां से आप u निकाल लो 20 है, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होता है, ठीक है, और वहां से आप टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड्स निकाल लो, ठीक है, और फिर कह दो एक एक सेकंड में बॉल को फेंक रहे हो। एक तरीका तो बेटा ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसा भी कह सकते थे कि भैया अगर मान लो आपको ये ना स्ट्राइक करे तो 20 मीटर गिरने में जो टाइम लगेगा वही 20 मीटर ऊपर चढ़ने में टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि बेटा एक पर्टिकुलर हाइट पे जो वेलोसिटी होती है ना, ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए, वो मैग्नीट्यूड सेम होता है बेटा। क्यों बेटा सेम होता है, क्योंकि बेटा जब वो ऊपर जाएगा ना तो ग्रेविटी उसको रोक रही है, और जब नीचे आ रहा है सपोर्ट कर रही है, तो बेटा वही वेलोसिटी हो जाती है बेटा उसी लेवल पे, पोटेंशियल एनर्जी वही है तो काइनेटिक एनर्जी भी वही होगी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया। ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी कहेगी रुक जा रुक जा रुक जा, और फिर कहेगी आजा आजा आजा, तो वापस वही वेलोसिटी हो गई, वापस वही वेलोसिटी हो गई बच्चों। तो बेटा ये भी और ये भी है ना, तो बेटा इसलिए जो ऊपर जाने का टाइम है वही नीचे आने का टाइम है, और नीचे आने में टाइम क्या लगेगा, यहां से आप कह सकते हैं यहां पर वेलोसिटी 0 होती है टॉप मोस्ट हाइट पे, तो ये ड्रॉप्ड की कंडीशन हो गई। तो 20 मीटर गिरने में टाइम, तो s = ut + ½ at² अगर आप लगाएंगे तो बेटा u तो 0 है, टाइम आ जाएगा √2h/g, s की वैल्यू h 2h/g, वैसे ये आपको याद ही रहता है आई होप। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बन जाएगा 2√2h/g। तो जैसे आप ठीक समझे वैसे आप कर लीजिए। तो बेटा हाइट आपको 20 दे रखी थी, 20 × 2 40, 40/10 4, 4 का √2, 2 × 2 4 सेकेंड। अब बेटा 4 सेकंड है तो 2 सेकंड में अगर गिर रहा है तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 से बढ़ेगी, 2 सेकंड में 20 से बढ़ जाएगी। बेटा एक्सेलरेशन 10 है, एक्सेलरेशन होता है 1 सेकंड में वेलोसिटी में क्या चेंज आया प्यारे बच्चों,
तो 1 सेकंड में जो चेंज आ रहा है वो 10 का आएगा बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 10 होता है या 9.8 डिपेंडिंग अपॉन, अगर मेरे को कैलकुलेशन इस तरीके की दी हो कि अगर ये 19.6 मीटर देते तो मेरे दिमाग में आ जाता 9.8 लूंगा तो कट जाएगा। तो बेटा बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 से बढ़ेगी, 2 सेकंड नीचे गिरने का टाइम है तो वेलोसिटी 20 हो गई। तो आप ऐसे भी कह सकते थे कि भैया वेलोसिटी 20 हो गई, क्योंकि जिस वेलोसिटी से गिरेगा उसी से ही फेंका हो, सेम हाइट पे सेम स्पीड। अब 20 वेलोसिटी 1 सेकंड बाद बेसिकली पार्टिकल कहां पे पहुंच जाएगा, 2 सेकंड बाद कहां पहुंच जाएगा, 3 सेकंड बाद, क्योंकि एक को फेंके हुए 1 सेकंड हुआ, बाद दूसरे को 2 सेकंड, तीसरे को 3 सेकंड, क्योंकि 4 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट है। एक को 0 सेकंड पे फेंका मान लो भी, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, और फिर 4 पे। जब 4 पे क्या होगा, 0 वाला आ जाएगा हाथ में और उसको फेंक दिया, फिर 1-1 सेकंड में हम लगातार फेंकते जा रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर हम कैसे कर सकते हैं, बस मेरे को यहां पर यह ध्यान देना होगा कि अभी 20 है वेलोसिटी, 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आप ऐसे कर सकते हैं बेटा, या तो आप 1 सेकंड में निकाल लीजिए कितनी हाइट पे होगा, पर मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूं, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया है, कोशिश करें इसको यूज करें बेटा, बड़ा इफेक्टिव मेथड है। 20 10 एवरेज हो गई 15 और टाइम भी 1 सेकंड है, तो 15 मीटर ट्रेवल करेगा। अब 10 है, 1 सेकंड में क्या होगी, 10 से फिर कम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कम होगी, 0 हो जाएगी वेलोसिटी, तो एवरेज 5। अब 5 और ट्रेवल करेगा, फिर 0, फिर 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी नीचे को। वैसे भी अगर 1 सेकंड में 5 ऊपर गया था, अब यहाँ पे 1 सेकंड में 5 ही नीचे आएगा, 5 क्यों, क्योंकि 0 थी, 10 हो जाएगी, एवरेज हो गई 5। तो 1 सेकंड में बेटा कितना ट्रेवल करेगा, 5 into 1 दैट इज 5, दैट इज ये 15 20 और तीसरा भी 15 पे ही होगा। अगर आप ऐसा कहना चाहें, और अगर आपको लगे नहीं ये मेथड अगर अपने को हजम ना हो, मेरे को मैं आपको बस बताया, ये मेरा तरीका ऐसा रहता है ना, इन जनरल वैसे बुक्स में क्या होता है वो इक्वेशंस को ज्यादा यूज करते हैं, ये एवरेज यूज नहीं किया जाता, हालांकि एवरेज बेस्ट मेथड होता है ना। ये 20 से फेंका बेटा, 1 सेकंड बाद कहां पे पहुंच जाएगा, लगा लो s = ut + half at square, 20 into 1 minus half 10 into 1 square, फिर 20 minus 5। इसको भी अगर आपको स्लोली करना है तो 20 लाइनें खींचेंगे, 5 काट देंगे, बची 15 गिन लेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको मन करे प्यारे बच्चों, 15 हाइट आ गई, पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, 1 सेकंड में 10 से वेलोसिटी कम हो जाएगी, 10 20 एवरेज कितना हो गया, 15 into 1, क्योंकि 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम तो 1 है, फिर 10 है, 1 सेकंड बाद 0 हो जाएगी, या तो 2 से, अब मैक्सिमम हाइट तो बेटा 20 ही है, 2 सेकंड में पहुंचना है मैक्सिमम हाइट पे, क्योंकि 20 है, 2 सेकंड बाद ही 0 होगी वेलोसिटी, 1 सेकंड में 10 से कम होगी, 2 सेकंड में 20 से कम होगी, 20 है, 20 से कम हो गई तो हो गई 0। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अगर आप लोगों, कुछ बच्चों को ना ये वाले मेथड्स थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, बस मैं आपको ये कहूंगा इसको अपॉर्चुनिटी समझ लो, इन मेथड्स को थोड़ा सा सीख लो, इससे ना सब्जेक्ट की क्लैरिटी आएगी, क्या चीज एक्सेलरेशन में। खाली बहुत सिंपल वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, जैसे 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 से कम होगी, 10 है, 0 हो जाएगी, तो एवरेज क्या हो गई 5, 1 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा, 5 है ना, 15 पे था, 5 और चला गया, कहां पे आ गया, 20 पे। अब यहां से बेटा, अब वेलोसिटी 0 है, अब यहां से जब गिरेगा तो 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। एक्सेलरेशन होता है 1 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी, 10 से चेंज हो जाएगी, है ना, तो एवरेज कितनी हो गई, 10 0, एवरेज कितना आ गया, 5 नीचे आ जाएगा, तो 15 पे पहला है, दूसरा 20 पे है, तीसरा फिर 15 पे है, और चौथा तो अभी जस्ट हाथ में फेंक ही दे तो वो 0 पे। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, 15 20 15, दैट इज ऑप्शन बी। अगला, पहले जगह बनाई जाए मिटाने के लिए, लिखने के लिए। आइए देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो यहाँ पे ना बेटा हमने क्या किया है, एक बॉम्ब को ड्रॉप किया है, कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, 490 हाइट है बेटा। हॉरिजॉन्टली फेंको या ड्रॉप करो, ड्रॉप करने में टाइम क्या लगता है, √2h/g। क्यों लगता है √2h/g, मैं आपको बता दे रहा हूं। h = ½ gt² लगा दीजिए बेटा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है बेटा। s = ut + ½ at² y डायरेक्शन में लगाएंगे, s = ut + ½ at² अगर y डायरेक्शन में लगाएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में तो 0 है, हॉरिजॉन्टली फेंका है तो बेटा इसमें भी h = ½ gt², पहले तो भी निकलवाया ही था मैंने आपको, ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो बेटा दोनों में टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आएगा। या आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टली फेंकना और ड्रॉप करना एक ही बात है, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है।
बेटा अगर आप ड्रॉप कर रहे हो टाइम क्या लगेगा, √2h/g। सोचो एक कार में जा रहा है आदमी, वो तो यही कहेगा ना कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, वो तो कहेगा v से उधर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल फेंका, पर गिरने में टाइम तो वो भी वही बताएगा, तो गिरने में टाइम सेम लगना है √2h/g, है ना। तो √2h/g जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया वो गया √2h। अब देखो यहाँ पे 490 है, जिसको देखते ही मन में क्या ख्याल आएगा, 9.8 ले ले भैया जी को। क्यों? क्योंकि अब ये हो जाएगा 9800, 49 to 9800, 98 कट जाएगा, √100 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। और कितनी स्पीड से एरोप्लेन उड़ रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड से, 100 मीटर पर सेकेंड से। तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ये ट्रेवल करेगा 100 into 10, 1 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 किलोमीटर, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज होती नहीं है। आप कह सकते हैं s = ut + ½ at² लगाएंगे एक्स डायरेक्शन में, तो ux क्या हो गया 100। और बेटा एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है बेटा, एक्सेलरेशन जो भी होता है y में होता है। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी एनालाइज करेगा बेटा, ग्रेविटी तो नीचे ही खींच रही होती है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ कह रहे हैं हॉरिजॉन्टली एक ऑब्जेक्ट को फेंका है v स्पीड से और टाइम ऑफ फ्लाइट है 3 सेकंड, 3 सेकंड में ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो बताना है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v बताना है प्यारे बच्चों। और ये जहां पे स्ट्राइक कर रहा है वो उस लाइन को अगर ज्वाइन करे तो उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री। अब बच्चों देखो कैसे कर सकते हैं बेटा, नीचे गिरने का टाइम 3 सेकंड है, या तो बेटा हॉरिजॉन्टल, अभी हॉरिजॉन्टली फेंकते कितना टाइम लगता है, √2h/g, अभी बताया था बेटा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, ये √2h/g है ना, ये 3 सेकेंड्स है। यहां से बेटा आप हाइट निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी स्क्वायरिंग करके 9 × 10/2, 45 मीटर, ठीक है। या एक तरीका बेटा ये है, या तो आप कह सकते थे 3 सेकंड बाद अगर गिरा है तो 3 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इधर को तो v की v ही रहेगी, एक्स डायरेक्शन में चेंज होगी नहीं, और y डायरेक्शन में आ जाएगी, कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 1 सेकंड में 10 से बढ़ेगी बेटा, एक्सेलरेशन 10 है, तो 3 सेकंड में 30 से, अगर आप ऐसे सोच सकते हैं। अब 30 हो गई, पहले क्या थी y डायरेक्शन में, uy क्या था 0, तो एवरेज कितनी हो गई 30 और 0 की एवरेज कितनी हो गई 15, तो एवरेज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन vy एवरेज हो गया 15। तो बेटा 3 सेकंड में कितना नीचे जाएगा, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज 45। अरे वाह, वही चीज आ रही है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया बेटा, बहुत ही सिंपल बातें बताना चाहता हूं, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, बस ध्यान से समझनी पड़ेंगी, है ना, पक्के से क्लियर हो जाएंगी, कोई खास बड़ी बातें नहीं है बेटा। 0 थी, y डायरेक्शन वेलोसिटी 30 हो गई, तो एवरेज क्या हो गई 15, 1 सेकंड में एवरेज से 15 चलेगा तो 3 सेकंड में 45, बिल्कुल सिंपल है। आई होप मैं आपको समझा पाया। और अगर आपको लगे नहीं मेरे को आसान ही करके दो, फॉर्मूले से ही करके दो, तो √2h/g को 3 करो, h निकाल लो, ये आ गया 45। अब ये 45 है तो ये कितना होगा, tan 30 = परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 30 45/b, और यहां से b कितना आ रहा है, b निकल के आ रहा है 45, ये 1/√3 आएगा, 45√3, ये 45√3 है। अब जब ये 45√3 आ गया तो 1 सेकंड में बेटा v चलेगा, तो बेटा x डायरेक्शन लगा दी, ut + ½ at², x = uxt आएगा खाली, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है, तो x कितना हो गया 45√3, ये 45/√3 आना चाहिए था। अच्छा बेस निकाला, हाँ ये आना चाहिए, क्योंकि tan 30 1/√3 होता है, तो अगर हाँ ये 45√3 हो तभी तो 1/√3 बना, करेक्ट, बिल्कुल सही। तो बेटा ये कितना आ गया अपने पास, ये x अपने को पता लग गया 45√3, ux निकालना है, टाइम है 3, तो ux कितना आ गया प्यारे बच्चों 45√3/3, दैट इज 15√3, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 15√3। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। एक बार देख लेते हैं, अगर कोई चीज अगर क्लियर नहीं हुई है तो एक बार मैं आपको फिर बताने की कोशिश करता हूं, किस तरीके से मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, एक बार देख लेते हैं फिर से। ब्लैक हो जा रहा है बोर्ड बेटा। कह रहे हैं कि बेटा 3 सेकंड बाद स्ट्राइक कर, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट बेटा √2h/g होता है टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल,
ठीक है, ये 3 सेकेंड्स है। यहां से आपने h निकाला, वो निकल के आया 45, ये 45 आया। tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस लगाया, ये आया 45√3। फिर x डायरेक्शन में ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाया, डिस्प्लेसमेंट हो गई 45√3। u निकालना है, उसको v कह लीजिए क्योंकि v है, और टाइम हो गया 3 क्योंकि एक्सेलरेशन है 0 तो आगे तो 0 ही आएगा, तो v आ गया था 15√3। v कितना आ गया प्यारे बच्चों? 15√3। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों, है ना। इसके बाद ये कह रहे हैं थीटा से एक पत्थर को फेंका, जब अल्फा एंगल हो जाएगा तो बेटा वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बेटा एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो तो चेंज होगी नहीं, v cos अल्फा हो गई, और पहले क्या थी? u cos थीटा। पहले क्या थी? u cos थीटा। यहां से बस v निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा? u cos थीटा सेक अल्फा। बिल्कुल सिंपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, 1/cos अल्फा सेक अल्फा। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी विल रिमेन दी सेम। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। चलिए आप नोट कर सकते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहे हैं जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो t है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो t है, u इनिशियल वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, और मेरे से कहा गया है कि बताइए एक्सेलरेशन क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन। मैं बेटा बस आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूं, अगर ग्राउंड से फेंका जाए, अगर ग्राउंड से फेंका जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g। मैं कह रहा हूं अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो, अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो, इसका मतलब एक्सेलरेशन लिफ्ट का 0 है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को चुपचाप से 2u/g पुट करो, और देखो 0 कहां है? 0 तो तभी बनेगा जब नेगेटिव वाला होगा। जैसे पहले एक ऑप्शन दे बेटा, 0 तो तभी बनेगा, 0 तो तभी बनेगा जब माइनस वाला होगा, जो कि a और c ऑप्शन है। u-gt/t है पहला ऑप्शन, और तीसरे वाले में भी माइनस है, 2u-gt/t है। अब सोचिए बेटा, 2u बेसिकली जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, मेरे को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करना चाहिए, यहां पर भी उसी से ही किया है, तो बेटा gt बेसिकली क्या आ गया? 2u। यही पुट करने पे 0 आ रहा है ना, या टाइम को 2u/g पुट करेंगे तो ही कट के 0 बन रहा है। मैं बच्चों आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ जाए 2u/g, मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकल के आ जाए प्यारे बच्चों 2u/g, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही यही है कि बेटा जो ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल फेंका है दैट इज एक्सेलरेशन 0 है ना। और अगर आपको लगे नहीं हम तो ऐसे नहीं करेंगे ना, मतलब वी आर गुड पीपल, हम ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे बेटा? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे वाई डायरेक्शन में, s रिलेटिव मोशन के लिए, u रिलेटिव t माइनस हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर। अब a रिलेटिव क्या है बेटा? g तो नीचे को था ही, और इसके रिस्पेक्ट में a भी नीचे को, बेटा a पलट के देंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन g प्लस है, तो s रिलेटिव हो गया 0, u रिलेटिव u क्या रखा है? t माइनस हाफ g प्लस a इंटू टी स्क्वायर, है ना। यहां से बेटा आपको a निकालना है। आई होप सब लोग बड़े आराम से निकाल लेंगे। कैसे आएगा ये आ जाएगा, ये निकल के आ रहा है, यहां से a निकालना है, u इज इक्वल्स टू 2u इक्वल्स टू g प्लस a इंटू टी। a निकालना है 2u/t माइनस g, a निकल के आ गया प्यारे बच्चों 2u/t, है ना, माइनस g, ये a दैट इज 2u माइनस gt अपॉन t, 2u माइनस gt अपॉन t। बहुत ही सिंपल था। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है बच्चों? ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके सामने कह रहे हैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये ux है जो a है, और जो vy है वो b माइनस ct, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और ये एक्सेलरेशन है वही g, है ना। अब ध्यान से देखिए बेटा, चीजें आपको वही दिखाई देने लग जाएंगी। आई होप मैं आपको समझा पाया। रेंज बतानी है, रेंज क्या होगी बेटा? इनिशियल वेलोसिटी b है, ऊपर को x डायरेक्शन में a है ना। जब ये वापस यहाँ पे आएगा, x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती नहीं है ना, वो तो a ही रहेगी, और y डायरेक्शन में b हो जाएगी। रेंज बतानी है बेटा, या तो आप कह सकते हैं रेंज बेटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगा लीजिए, है ना। या अब इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा कहेंगे तो u साइन थीटा ui बन जाएगा, और u कॉस थीटा ux बन जाएगा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी,
अब बेटा ux क्या है a, uy क्या है b, तो 2ab बाय एक्सेलरेशन वो क्या है c, खत्म, 2ab बाय c। या तो एक तरीका ये था, नहीं तो आप कह सकते थे जो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है जब वो माइनस बी हो जाएगी इसका मतलब पार्टिकल ग्राउंड पे वापस आ गया, तो vy को माइनस बी रख दो, वहां से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकल के आ जाएगा 2b बाय c। उतनी देर में एक्स डायरेक्शन में जो ट्रेवल होगा उसको हम बोलते हैं रेंज। वो कितना आ जाएगा ux a इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट a इंटू टी, और दैट इज ये भी क्या आ गया 2ab बाय c। अरे वाह भाई, वही आएगा ही वही भैया, क्वेश्चन वही है, बस तरीका चेंज किया है तो आंसर तो वही आएगा ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा देखिए कह रहे हैं एक बॉम्बर जा रहा है और वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है 80 मीटर की हाइट पे, ठीक है, और इसने क्या किया बेटा एक बॉम्ब को रिलीज किया, और यहां पर बेटा एक सोल्जर खड़ा हुआ है नीचे जस्ट, जिसकी हाइट नेग्लिजिबल है, और वो बेटा दौड़ना चालू करता है ताकि वो बॉम्ब को कैच कर ले और मतलब कहीं और फेंक दे, है ना, ये फूटने से रोक ले, बचाए लोगों की जान। तो वो क्या करता है बेटा, वो भागना चालू करता है, और वो भागना चालू करता है 10 मीटर पर सेकंड से। कितने से भागना चालू करता है 10 मीटर पर सेकंड से। 2 सेकंड बाद उसको लगता है वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो 20 मीटर वो 2 सेकंड में ट्रेवल कर लेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में 10 चलेगा तो 2 सेकंड में 20 चलेगा। आई होप ये मैं आपको समझा पाया हूं। अब वो 20 चल के यहां पहुंचा, उसके बाद वो क्या करता है, उसके हाथ में गन होती है, वो यहां से बेटा बेसिकली बुलेट फायर करता है, ताकि जैसे ही बॉम्ब यहां पहुंचे वैसे ही वो भी यहां पे पहुंचे सेम टाइम। तो 2 सेकंड उसको ट्रेवल करना। अब पहली बात बेटा नीचे गिरने का टाइम क्या होगा। अब बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन है, फिर से वही बात, √2h/g होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। 2h/g, h कितना है 80 और g कितना हो गया 10, 2 8 16, 16 का √2 होगा 4, 4 सेकंड, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अरे भैया अंगड़ाई नहीं लेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से नोट करते जाएंगे बेटा चीजें, है ना, अच्छे से समझने की कोशिश करें तभी मजा आएगा। आइए देखते हैं, बस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं बेटा, 4 सेकंड में गिरेगा। अब बेटा x = ut + ½ t स्क्वायर लगा दो, तो क्या हो जाएगा 20 × 4, क्योंकि एक्सेलरेशन तो x डायरेक्शन में 0 है, तो 80 मीटर, ये चीज 80 मीटर आ गई। इसका मतलब ये जो चीज बची ये 60 मीटर बची। तो 60 मीटर अब इस बुलेट को ट्रेवल करना है 2 सेकंड में, तो x डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी, 2 सेकंड में 60 करना है तो 1 सेकंड में 30 करना पड़ेगा, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी बुलेट की 30। ये बिल्कुल श्योर शॉट बात होगी। गिरने का टाइम 4 सेकंड है, 2 सेकंड बाद उसने फायर किया, कह रहे बुलेट भी 2 सेकंड बाद उसको जाके हिट करे बॉम्ब को, है ना। अब बेटा बुलेट 2 सेकंड बाद हिट करनी चाहिए बॉम्ब को, ये क्वेश्चन में कहा है बुलेट 2 सेकंड बाद हिट करनी चाहिए, मतलब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड होना चाहिए। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बेटा बुलेट का 2uy/g, 2uy जो यहाँ पे जो भी uy होगी बेटा, x कंपोनेंट कैसे पता लगा 30, बेटा 2 सेकंड में 60 ट्रेवल करना है, तो x डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट वही 60 है ना, 60 = ux × t, ux × t, और टाइम है 2 सेकंड, तो ux आ गया 30। अरे मैंने 20 क्यों लिख दिया, ठीक है 30, ठीक है। अब uy कितना होगा 2uy/g, ये जो होना चाहिए 2 सेकंड होना चाहिए, क्योंकि 2 सेकंड तो उसको भागते हुए हो गए, 4 सेकंड में उसने गिरना है, तो 2 सेकंड हो गया उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये 2 कटा, यहां से uy क्या आ गया 10। बस बेटा अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दीजिए, ये ux है ये uy है, तो नेट क्या आ जाएगा √90², मतलब √30² 900 + 10² 100, तो √1000 दैट इज 10√10। तो जो बेटा इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 10√10। बेटा ये ना मतलब मैंने आपको ना ये बिल्कुल अच्छे से लिख के तो करके दिखा दी, काम तो आपका आसान कर दिया, लेकिन बेटा अच्छा मेथड तो ये होगा कि आप फटाफट से सोचें। बेटा 2 सेकंड में अगर गिरना है तो बेटा जो uy है मैक्सिमम हाइट पे 0 होती है, तो 1 सेकंड बाद y डायरेक्शन वेलोसिटी 0 कब होगी, जब इनिशियल वेलोसिटी 10 होगी। वैसे ही सोच सकते थे, 1 सेकंड में 0 करना, 1 सेकंड में 10 से डिक्रीज होती, तो 10 होगी, 10 से डिक्रीज होगी 0 हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल बातें हैं अगर आप ऐसे सोच पाते, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। वैसे जस्ट मैं आपको बताऊं बेटा क्वेश्चन में तो पेपर में ना थोड़ा सा मिक्सचर है, इजी टफ इजी टफ इजी टफ आपके सामने चल रहा है। थोड़ा सा हो सकता है शुरुआत में मुश्किल लगे, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा बेटा दिमाग को खुलने में ना टाइम लगता है, तो यहाँ पे पेपर की परफॉर्मेंस अपने आप को जज नहीं करेंगे, हल्के हल्के बस ये परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाना चाहिए। अगर जिस थॉट प्रोसेस पे आप थे उसी पे आप अभी भी हैं, फिर कमजोरी है। कोशिश करिए जैसे जो तरीके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो आप अडॉप्ट करेंगे तो आपका नेक्स्ट में फायदा होगा। आइए देखते हैं ध्यान से, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो ये जो अगला क्वेश्चन है अब आपके सामने वो क्या है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कह रहे हैं 4,9 पे, है ना। 4,9 को टारगेट किया 0,1 से, तो ये हो गया 4, और बेटा ये चीज 1 है क्योंकि 1 से टारगेट किया 9, तो ये 8 हो गया। क्योंकि ये 1 है, ये 9 है, ये 8 हो गया। तो tan थीटा कितना हो जाएगा 2, tan थीटा हो गया 2। प्यारे बच्चों tan थीटा क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। अब बेटा मेरे से पूछा है कि किस एक्स कोऑर्डिनेट पे वो स्ट्राइक करेगा। tan थीटा 2 हो गया, ठीक है भैया, कहां किस एक्स कोऑर्डिनेट पे स्ट्राइक करेगा tan थीटा, और कह रहे 1 सेकंड बाद स्ट्राइक कर रहा है, तो बेटा यहाँ पे कुछ ux होगी और कुछ uy होगी, और tan थीटा क्या होगा बेटा, uy बाई ux, सिंपल। अब बेटा नीचे गिरने में टाइम कितना लगेगा, यहां से s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दे रहे हैं y डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। अब s किधर को जा रहा है, नीचे को जा रहा है पार्टिकल, तो -1। uy क्या है, निकालना है। t क्या है, पता नहीं। t क्या है, ओ सॉरी t तो पता है, 1 सेकंड है, आई एम सॉरी, t क्या है 1 सेकंड, -12 क्योंकि g नीचे को है, 10 × 1 स्क्वायर, ये आ गया 5। तो यहां से uy कितना निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, ये हो गया इधर, इसको इधर ले जाएंगे, 5 - 1 4, तो uy आ गया 4। अब uy 4 से ux कितना आ गया 2, ux आ गया 2। तो बेसिकली आपको u पता लग गया कि u कितना है ना, आपको ux पता लग गया। तो 1 सेकंड में बेटा आगे कितना आ जाएगा बेटा, ux x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो तो चेंज होगी नहीं, 1 सेकंड में टकरा रहा है, तो 1 सेकंड में आगे कितना जाएगा, ux × t। तो x इक्वल टू uxt प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दीजिए, तो क्या जाएगा 2 × 1, ax तो 0 है, तो बेटा जो ux है उतनी ही दूर टकराएगा क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो 1 सेकंड है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो प्यारे बच्चों कितना है 1 सेकंड, तो ux × 1 उतना वो दूर जाके टकराएगा, तो ये क्या गया 2 × 1 दैट इज 2 मीटर्स। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, कोई खास मुश्किल बात नहीं है, बहुत ध्यान से देखिए, बड़े आराम से समझ पाएंगे। तो सबसे पहली बात tan थीटा गिवन था बेटा हमको, ये 4 था, 9 पे 4,9 पे टारगेट लिया, तो ये 4 है, ये 8 है, क्योंकि ये चीज 1 है, ये 9 है, तो ये 8 हो गया। तो tan थीटा हो गया 8/4 दैट इज 2, tan थीटा हो गया uy बाई ux, है ना। अब जो गिरने में टाइम लगा वो 1 सेकंड लगा है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, प्यारे बच्चों मैंने किधर को लगाई, y डायरेक्शन में, s हो गया -1 क्योंकि नीचे को गया y में, uy × 1 - हाफ 10 × 1 स्क्वायर, यहां से uy निकाला 4 आया, uy 4 आया तो ux हो गया 2। बस अब इसके बाद क्या करना है बेटा, आपको x कोऑर्डिनेट बताना है। 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड में x में कितना ट्रेवल करेगा, 2 × 1, क्योंकि ax तो 0 है, क्योंकि ax तो 0 है। आइए देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेटा स्विमर रिवर प्रॉब्लम पे क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल होता है, आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए बेटा। होता क्या है, जैसे अगर मान लो ये एक ट्रक है ना, अगर कभी भी स्विमर वाली बात क्लियर ना हो तो आप हमेशा ट्रेन ट्रक ऐसी चीज एज्यूम कर लें कि आप मतलब बेटा होता क्या है, जैसे अगर मान लो आप ट्रक में यहां से यहां गए 1 सेकंड, तो यहां जो आदमी खड़ा है ये क्या कहेगा, ये तो कहेगा ये आपकी वेलोसिटी है, मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक है या विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, और उतनी देर में बेटा जो ट्रेन या ट्रक जो भी है वो आगे आ जाएगा। तो एक्चुअली में वो आदमी यहां से यहां नहीं, यहां से यहां पहुंच रहा है, और अगर 1 सेकंड में यहां से यहां पे, तो ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन या ट्रक जो भी कह लीजिए, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ मैन। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, मतलब एक उसकी खुद की वेलोसिटी हो, एक उसके पास फ्रेम की वेलोसिटी है, ये आ गई आदमी की वेलोसिटी। आप सोच के देखिए, अगर आप ऐसा भी कह सकते हैं आदमी जो है वो यहां से यहां गया, उतनी देर में लिफ्ट जो है मान लो वो यहां से यहां गई, है ना, तो एक्चुअली जो लिफ्ट में आदमी खड़ा होगा वो तो कहेगा आदमी हॉरिजॉन्टली जा रहा है, पर लिफ्ट ऐसे भी गई, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, और ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको ये बात समझा पाऊं, दिस प्लस दिस, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज वेलोसिटी ऑफ मैन। अब देखिए बेटा यहां पर रिवर की वेलोसिटी 5 है, वो तो इधर को मिलेगी ही मिलेगी। अब कुछ स्विमर जो है वो ux, स्विमर की जो वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, आप ये कह लीजिए ट्रेन है जो 5 से चल रही है, अब जो आदमी है कुछ टेढ़ा जा रहा होगा, ux जा रहा होगा इधर को और uy जा रहा होगा इधर को, बेटा नेट वेलोसिटी तो 45 डिग्री एंगल पे ही होनी चाहिए, तो 5 तो थी ही, ux और मिल गई uy और मिल, और ये ux और uy बेसिकली क्या है, ये है वेलोसिटी ux i कैप प्लस uy j कैप
इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और आपसे पूछी क्या है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा भी यही है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। आइए करते हैं सॉल्व। तो बेटा कैसे करेंगे, सबसे पहली बात बेटा ui जो होगा 1 सेकंड में बेटा ui जा रहा है तो 6 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो ui इंटू 6 एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाई y डायरेक्शन में, तो ui इंटू 6 बराबर 16, तो ui तो आ गया 10। अब बेटा अगर ui 10 है, अब 10 45 तो 1 होता है, दिस दैट इज दिस अपॉन दिस 1 होना चाहिए। अगर ये 10 है तो ये चीज भी 10, अगर ये 5 है तो ux भी क्या होगा 5 ही होगा। तो एक 5 आ गई और एक 10, तो ux 5 है और ui 10 है। तो बेटा नेट वेलोसिटी क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगी, √5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर √125, दैट इज 5√5। दैट इज कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 5√5। ये बड़ी कन्वेंशनल प्रॉब्लम है, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा y डायरेक्शन में 1 सेकंड में बेटा कितना जा रहा है, बेटा ui जा रहा है, तो 6 सेकंड में कितना जाएगा ui इंटू 6 और गया है 60, वहां से ui निकाला u, और ये 10 45 क्या होगा, दिस अपॉन दिस 10 45 1 होगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये 12 है, ये 16 है, ये 10 है, ठीक है। जो रेन की वेलोसिटी वो 10 है, कह रहे मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी हो आदमी की ताकि उसका चेहरा भीगे नहीं। ये आदमी का चेहरा है हैट के नीचे, ये हैट है, ठीक है, ये हैट है और ये आदमी का चेहरा, ये भीगना नहीं चाहिए। तो वो कितनी मैक्सिमम स्पीड से जाए, तो बेटा उसकी रिस्पेक्ट में उसको क्या फील होगा, मैं रेस्ट पे हूं और बेटा बेसिकली यहां तक रेन नहीं पहुंचनी चाहिए। तो बेटा वो मैक्सिमम स्पीड उसकी इतनी हो जाए ताकि v मिलने के बाद भी, बेटा हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, हमको फील होता है रेन टेढ़ी आ रही, हम क्या करते हैं, हम अपनी वेलोसिटी रेन को दे देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, हम अपनी वेलोसिटी रेन को दे देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। 10v ये हमको वेलोसिटी मिल गई, इससे ज्यादा अगर मैंने करी तो बेटा फिर क्या होगा, फिर ये वेलोसिटी कुछ ऐसे हो जाएगी और चेहरा भीग जाएगा, जो मेरे को भिगाना नहीं, बस यही मैक्सिमम कंडीशन। अब बेटा सोच के देखिए, ये v, ये 10, ये 16 और ये 12, बस सिमिलर ट्रायंगल लगा दीजिए तो कुछ नहीं है ना। v बाई 10 इज इक्वल टू 12 बाई 16। अब 4 3 12, 4 4 16, 30 बाई 4, 15 बाई 2, v कितना आ गया 15 बाई 2। ये क्या हो गई मैक्सिमम रफ्तार, इससे ज्यादा गए तो भैया चेहरा भीग जाएगा और चेहरा नहीं भीगना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं भीगना, आजकल लोगों को नहाने का शौक ही नहीं रह गया यार, है ना। तो नहाना बहुत जरूरी है ना, और आप बेटा बिल्कुल अटेंटिव होकर पेपर लगातार देखते रहें, सॉल्यूशन देखते रहें और नोट करते रहें। इफ यू फाइंड अ सॉल्यूशन बेटर देन योर सॉल्यूशन। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, ये 2 मीटर पर सेकंड से एक आदमी जा रहा है आगे 10 से। तो बेटा देखो ये कब मिल जाएंगे ये पूछा है बेटा। 8 और 8 ये स्क्वायर है 8 साइड लेंथ का, तो 24 पीछे, ये 10 आगे जा रहा है, ये 10 उसके पास आ रहा है लेकिन ये 2 दूर निकल जा रहा है, ये 10 पास आ रहा है 2 दूर निकल जा रहा है। तो 1 सेकंड में डिस्टेंस डिक्रीज कितने से हो रहा है 8, तो 3 सेकंड्स में 24 से डिक्रीज हो जाएगा, 3 सेकंड में मिल जाएंगे। नहीं है समझ बेटा, आप ऐसा करो ना, इसको पहले तो खोल दो ऐसे करके, ये लो भैया ओपन कर, ये 2 से जा रहा है, पीछे वाला आ रहा है 24 मीटर दूरी पे, क्या फर्क पड़ता मोड़ है या नहीं, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है भैया, है ना। ये तो भैया यहाँ पे कोई सुपरमैन आ गया ना, मोड़ों पे भी भाई स्पीड कम भर भागे जा रहा है। ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो इसकी रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 8, डिस्टेंस क्या हो गया 24, स्पीड क्या हो गई 8, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम कितना आ गया 3 सेकंड, कितना आ गया 3 सेकंड। ओरली होने वाला क्वेश्चन है यार, 1 सेकंड में 10 से करीब आया, वो कह रहा है नहीं मैं तो 2 से दूर जा रहा हूं। तो कम कितने से हुआ 8 से, 1 सेकंड में 8 से, तो 3 सेकंड में 24 से। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों, है ना। तो नोट कर लेंगे इसको, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है अब इसमें मिरर है बेटा, और ये v स्पीड से दौड़ रहा है, यहाँ पे बल्ब है, अब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके ये कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पैच ऑफ शेडो, मतलब जो लेंथ ऑफ शेडो बनेगी बेटा, लेंथ ऑफ लाइट स्पॉट जो होगी उसकी रेट ऑफ चेंज बताना है क्या आएगा। बच्चों मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ, है ना। वैसे तो अगर आपने मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी होती तो ये मतलब ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। मान लो किसी भी इंस्टेंट पे कहीं पर भी हो, मैं कह रहा हूँ बल्ब एक्चुअली यहाँ है, देखो एक्चुअली तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, पर आप ये कह सकते हैं लाइट उतना ही ऊपर से यहाँ से आ रही है, और यहाँ पे एक विंडो एज्यूम कर लीजिए, एक्चुअली यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया रही,
आप उतनी ही पीछे उसकी इमेज बना ली और कह लिए लाइट यहां से आ रही है, हाँ यहीं से रिफ्लेक्ट होकर रही है बेटा, पर ये बेस्ट मेथड है। अब सोचो ये उतनी ही पीछे, अगर सपोज करो ये एच है तो ये भी एच है, तो बेटा अगर ये ट्राइंगल में देखोगे तो ये बेटा मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन है। तो अगर ये अगर कुछ भी एल लेंथ का है तो ये कितनी लेंथ हो जाएगी 2l। बेटा मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करती है लाइन वो क्या होती है, पैरेलल टू बेस होती है और हाफ होती है। तो ये इसकी हाफ है या ये बेस जो है इसका डबल है ना। एच पे एल हो गया, 2h नीचे गए तो ये चीज 2l हो गई। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो जो लेंथ आनी है लाइट पैच की वो तो डिपेंडेंट ही नहीं आनी कि वो कहां पे। तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ लाइट पैच क्या आएगा, 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ लाइट पैच क्या आएगा, 0। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। ऐसा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में शायद ऑप्शन क्वेश्चन 1 ही है। तो आप बहुत ध्यान से प्रैक्टिस शीट वगैरह सॉल्व करिए ताकि आप पेपर में बहुत अच्छा कर पाए। बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें मेरे को कह रखा है एक रॉड है जिसकी लेंथ मेरे से पूछी गई है। कह रहे हैं बताइए लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। कह रहे हैं रॉड बी से चल रही है, एंड ए और एंड बी दोनों की जो इमेज की रफ्तार आ रही है वो बराबर आ रही है और 4v आ रही है। ये रॉड जा रही है v से और इमेज की रफ्तार 4v। बेटा मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है तो बेटा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होती है उसको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होती है उसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। और बेटा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ mt स्क्वायर, नेगेटिव ऑफ mt स्क्वायर। आई होप ये बात मालूम होगी अपने सब बच्चों को, है ना। अब बेटा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पता है क्या होता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो f/x1 होता है। मतलब जैसे 3 फॉर्मूले होते हैं जो इन जनरल फेमस है, -v/u, f-v/f, f/f-u। ये 3 है, आप इसको यूज कर लीजिए या आप डायरेक्टली कह लीजिए। मैं बेटा बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, ये जो f-u जो क्वांटिटी है ना, ये बेसिकली पता है क्या चीज का आइडिया देती है। सपोज करो ये फोकस है और ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है u, तो ये f ये u, तो ये पोजीशन ये डिस्टेंस फ्रॉम दी फोकस ही तो हो गया। x1 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दी फोकस। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के स्क्वायर का नेगेटिव 4 मिनट्स। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ, मेरे को ज्ञान पता है क्या मिल रहा है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड सेम आएगा 2 पोजीशन के लिए। और किन 2 पोजीशन के लिए सेम आएगा बेटा, मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो दोनों भी है, और वेलोसिटी ऑफ इमेज इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इनटू लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब बेटा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो v है, तो ये भी सेम होना चाहिए। और ये कब सेम होगा, जब mt सेम होगा। अब f/x1 में कैसे बराबर हो सकते हैं, जब x1 बराबर हो। इसका मतलब एक फोकस से a का डिस्टेंस जो फोकस से होगा वही b का डिस्टेंस फोकस से होगा। मतलब बेसिकली जो मिड पॉइंट पे फोकस होगा ये भी वही डिस्टेंस पे और ये भी वही डिस्टेंस पे। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूं। तो बेटा बेसिकली ये जो L है, L बेसिकली फोकल लेंथ है। L बेसिकली क्या हो गई, फोकल। क्योंकि बेटा मैं चाहता हूं कि जो इमेज की वेलोसिटी है वो बराबर है, तो बेटा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में क्या चाहता हूं, बराबर हो। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कब बराबर होगा प्यारे बच्चों, मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूं, जब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड बराबर हो। f/x1 f/f-u से मैंने आपको दिखाया भी कि x1 होता है। तो बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जितना डिस्टेंस एक पॉइंट का फोकस है दूसरे का भी उतना, मतलब फोकस बिल्कुल मिड पॉइंट पे। अब 4 टाइम्स भी चाहता हूं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 4 चाहता हूं, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का 2 चाहूंगा। अब f/x1 2 कैसे बनेगा, जब x1 होगा f/2, जब x1 क्या होगा f/2। नहीं आया समझ में, तो बेटा x1 हो गया f/2, मतलब फोकस से जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया f/2, तो ये भी f/2 और ये भी f/2। अच्छा ये भी f/2 ये भी f/2, तो लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किसके बराबर है, l के बराबर। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो जाएगी वो फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगी, दैट इज l के बराबर, है ना। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगी, कैपिटल L। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, ऑब्जेक्ट की अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे हो, अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में चल रहा हो, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होती है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे आती है इमेज की वेलोसिटी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होती है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे आती है इमेज की वेलोसिटी
लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है माइनस एम टी स्क्वायर। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के तीन फॉर्मूले, माइनस वी बाई यू एफ माइनस वी बाई एफ, एफ अपॉन एफ माइनस यू, जो मेरे को शिक्षा दे रहे हैं एफ बाई एक्स वन आ रहा है मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड। क्योंकि बेटा यू बड़ा भी हो सकता है ना, तो नेगेटिव भी हो सकता है। मैं मैग्नीट्यूड, इसीलिए मैंने मैग्नीट्यूड के बारे में बात करी। जो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का, वो एफ बाई एक्स वन है। वो क्या है? एफ बाई एक्स वन। अब बेटा मैं चाहता हूं दोनों की इमेज की वेलोसिटी सेम हो, तो दोनों के लिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन सेम हो, दोनों के लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन सेम हो, दोनों के लिए x1 सेम हो। इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस फोकस से सेम, मतलब फोकस बिल्कुल मिड पॉइंट पे हो। फोकस बिल्कुल मिड पॉइंट पे। एक बात समझ में आ गई? तो जो L है वो तो फोकल लेंथ हो गई, तो पता लग गया। अब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी होगी, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अब बेटा मैं चाहता हूं कि इमेज की वेलोसिटी 4 टाइम्स हो, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन 4 चाहता हूं, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन 2। वो कब होगा? जब x1 होगा f बाई 2, तभी तो आएगा बेटा यहाँ पे 2। तो x1 f बाई 2, तो मतलब ऑब्जेक्ट ये भी f बाई 2 दूरी पे होना चाहिए फोकस से, और ये भी f बाई 2 दूरी पे होना चाहिए फोकस से। तो f बाई 2 ये हो गया f, है ना। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी f, जिसकी वैल्यू क्या है? L। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट कैपिटल L। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहे हैं इमेज की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी O की, जब स्लैब कुछ स्पीड से लगातार ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है। बेटा इमेज की वेलोसिटी तो 0 रहेगी, क्योंकि प्यारे बच्चों जो शिफ्ट आती है ना, जो हमने शिफ्ट आपको पढ़ाई थी बेटा, हमने आपको ये समझाया था जो H पे ऑब्जेक्ट है ना, ये जो रेज जा रही हैं ये पहले नॉर्मल की तरफ जाएंगी और फिर वापस नॉर्मल से अवे, दैट इज इमेज कुछ आगे आ जाएगी बेटा, इमेज कुछ आगे दिखाई देगी। और जो शिफ्ट आती है वो t1 माइनस 1 बाय म्यू होती है, वो h पे डिपेंडेंट ही नहीं होती है। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही इमेज आगे मूव कर जाती है। जो शिफ्ट आती है प्यारे बच्चों, मैं फिर बता दे रहा हूं आपको, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो जो शिफ्ट आएगी बेटा वो इस पे डिपेंडेंट ही नहीं होता h क्या है, वो t1 माइनस 1 बाय म्यू आती है बेटा हमेशा। ये जो रेज जा रही है प्यारे बच्चों, ये रेज गई, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होंगी, है ना। तो पहले जो इमेज है वो दूर जाती है, फिर वापस से नॉर्मल से अवे, और जो शिफ्ट आती है प्यारे बच्चों वो जो निकल के आती है t1 माइनस 1 बाय म्यू, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ h, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देयरफॉर मतलब वो शिफ्ट एक पर्टिकुलर ही रहेगी, इमेज एक जगह पे ही लगातार दिखाई देगी, भले स्लैब को थोड़ा सा आगे खिसका लो या थोड़ा सा पीछे खिसका लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। ऐसा करते हैं बेटा, आगे के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते चलते हैं ताकि अपने को चीज क्लियर हो जाए। जैसे प्रैक्टिस शीट का उसी का सिमिलर क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा कराना चाहता हूं, उसको देखेंगे, है ना। तो फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा हो नहीं देखने का मूड है तो आप आगे के क्वेश्चन देखिए, आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस पूरे के पूरे टेस्ट के मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें रे जो आ रही है वो 53 डिग्री एंगल पे आ रही है। ये एक वाटर ड्रॉप है जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा है। यहां से रे अंदर आ जा रही है, पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है और फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है। कह रहे हैं बताइए डेविएशन कितना आया, या एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे कितना है। तो बेटा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये अंदर कितने एंगल पे जाएगी, तो बेटा यहां लगा देंगे स्नेल्स लॉ, जो क्या कहता है म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट लेना होता है। म्यू1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू2 साइन थीटा 2, तो 1 इंटू साइन 53 इज इक्वल टू म्यू, दैट इज 4/3 इंटू साइन थीटा। यहां से साइन थीटा क्या आ जाएगा बेटा, ये 4/5 आएगा, 4 को गुस्से में आके काट देंगे, साइन थीटा आ जाएगा बच्चों 3/5। साइन थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, 3/5, है ना। दैट इज ये आ गया 37 डिग्री। अब ये 37 है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एंगल भी 37 डिग्री हो जाएगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल भी 37 डिग्री हो जाएगा, एंड हेंस ये भी 37 डिग्री हो जाएगा। और अगर 53 पे आई थी 37 पे अंदर गई, तो 37 पे आएगी तो बाहर तो 53 पे ही जाएगी। अब बेटा यहां डेविएशन की बात आती है। बेटा ये अगर एंगल 53 है तो ये भी 53 होगा, ये 37 है, तो यहां डेविएशन कितना आएगा, 53 माइनस 37 दैट इज 16, है ना। अब ये 37 है, 37 100, ये कितना हो गया 74, 180 माइनस 74, यहां जो डेविएशन आएगा वो 106 आएगा, 16 यहां आया। सिमिलरली ये 37, ये 53, ये 37 है तो ये 37 रहेगा, ये 53, फिर से यहां 16 डिग्री का डेविएशन आ जाएगा। तो टोटल डेविएशन प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 16
प्लस 106 प्लस 16 दैट इज 32 प्लस 106 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 32 प्लस 106 138। बहुत सिंपल है बेटा, देखो मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ 53 डिग्री पे रे अंदर आ रही 53 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया 37। तो डेविएशन कितना आया बेटा? अगर ये 53 है तो ये भी 53 हो गया, ये 37 है तो ये हो गया 53 माइनस 37। अगर आप 53 माइनस 37 ओरली नहीं कर पा रहे तो 53 लाइनें खींच लीजिए और फिर 37 काट लीजिएगा, देख लीजिएगा बची हुई लाइनें 16 ही आएंगी, ठीक है। तो आइए बेटा, ये आ गया 16 डेविएशन यहाँ पे। अब ये 37 है तो ये भी 37 होगा, क्योंकि बेटा ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये बराबर हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये 37 तो ये भी 37। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी 37। और ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 74 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 106 बचेगा बेटा। 37 पे 53 पे आई थी, 37 पे अंदर, 37 पे आएगी तो 53 पे बाहर, है ना, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो बेटा मैं बस आपको यही कहना चाह रहा हूं, अगर यहां डेविएशन 16 आया था तो बेटा यहां पर भी वही डेविएशन आने वाला है। ये 37 है तो ये 37 है, ये 53 पे लाइट बाहर जा रही है, ये 37 ये 53, तो डेविएशन फिर से 16 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 106 प्लस 16, तो टोटल डेविएशन क्या आ जाएगा 138, है ना। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहे हैं एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वाटर का 4/3 है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, इनकी अपरेंट डेप्थ में डिफरेंस कितना आएगा। प्यारे बच्चों देखो मैंने अभी आपको बता दिया, पास होता है तो h बाई म्यू, दूर होता है तो म्यू एच। तो बेटा देखो ये जो है, जैसे मैंने आपके सामने एक कंडीशन ली है, अगर ऑब्जेक्ट मान लो दो मीडियम हो, ये म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम और ये म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम, तो इमेज कहां बनेगी फाइनली, है ना। तो बेटा बस उसके लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, वैसे तो बनती h1 बाई म्यू1 प्लस h2 बाई म्यू2 पे अगर ऊपर एयर हो। तो एक बार बेटा मैं आपको बता देता हूं मैंने क्या किया, म्यू1 म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बीच में dx का एयर गैप ले लिया, बीच में dx का क्या ले लिया प्यारे बच्चों, एयर गैप ले लिया। अब बेटा देखो ये ऑब्जेक्ट है, कोशिश करिएगा मेरी बात समझने की, ये जो पहली इमेज बनेगी, dx का एयर गैप लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रे डायग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा। म्यू1 sin θ1 इक्वल टू म्यू2 sin θ2 इक्वल टू म्यू1, मतलब म्यू1 sin θ1 इक्वल टू 1 into sin θ, 1 into sin θ इक्वल टू म्यू2 sin θ2। तो अगर एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा dx से, तो रे डायग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं फिर बता दे रहा हूं, म्यू1 sin θ1 इज इक्वल टू 1 into sin θ इज इक्वल टू म्यू2 sin θ2। अब डायरेक्टली म्यू1 से म्यू2 में जाए या बीच में एयर आ जाए, क्या फर्क पड़ता है बच्चों, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं। अब देखो बेटा पहला एयर और वाटर आया, मतलब ये 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये म्यू1, तो पहली इमेज क्या बनेगी बेटा, पास में, क्योंकि बेटा रेयरर मीडियम में जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी h1 बाय म्यू1 पे। तो पहली इमेज जो I1 जो बनेगी बेटा वो h1 बाय म्यू1 पे बनेगी। अब बेटा उसके बाद जा रही है डेंसर मीडियम में, तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगी और कहां इमेज बन जाएगी, इनटू म्यू2, है ना। ये जो इमेज बन जाएगी दूसरी इमेज वो बन जाएगी इनटू म्यू2 पे, तो ये कहां बन जाएगी प्यारे बच्चों, ये बन जाएगी h1 बाय म्यू1 इनटू म्यू2। अब ये तो यहां से डिस्टेंस है ना। अब ये जो इमेज बनी बेटा देखो, पहली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गई, फिर इमेज बनी, अब ये जो इमेज है ये इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट और बन जाएगी फाइनल इमेज। अब इसका यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी इमेज का h1 बाय म्यू1 इनटू म्यू2 प्लस h2 ये चीज है ना। अब बेटा कहां इमेज बन रही है, पास में, पास मतलब अपॉन म्यू2, तो अपॉन म्यू2 करूंगा तो क्या होगा, म्यू2 कट जाएगा और h1 बाय म्यू1 प्लस h2 बाय म्यू2, ये फाइनली इमेज की पोजीशन आ जाएगी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। हाइट ऑफ इमेज या डेप्थ ऑफ इमेज जो आएगी बेटा, जैसे h बाय म्यू आती है, अगर दो मीडियम होंगे तो h1 बाय म्यू1 प्लस h2 बाय म्यू2 आएगी। मैं एक बार आपको समझाने की और कोशिश कर लेता हूं। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर मान लो ये h1 है, ये चीज अगर मान लो h1 है, तो यहां से जो इमेज बनेगी डेफिनेट है कि वो पास में बनेगी। मैंने जान के ज्यादा पास दिखा दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ताकि थोड़ा सा स्पेस कम से कम यूज हो। ये h1 बाय म्यू1 हो गया। अब ये आ गया मान लो दूसरा मीडियम म्यू2 वाला, मैंने dx का एयर गैप माना था, ये मैंने किया है। अब क्या होगा बेटा, रे जो है, रे अब नॉर्मल की तरफ जाएगी, है ना, नॉर्मल की तरफ जाएगी और इमेज बन जाएगी इनटू म्यू2 पे, दैट इज h1 बाय म्यू1 इनटू म्यू2 बेटा, क्योंकि बेटा पहले एयर में गई थी तो दूर गई, पास में बनी इमेज h1 बाय म्यू1 पे, अब दूर जाएगी तो इनटू म्यू2 पे,
ठीक है। अब बेटा ये जो इमेज है ये तो इस सरफेस से है, हमको तो यहां से बताना है कितनी दूरी पे आएगी प्यारे बच्चों। मैं बेटा आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर ये H2 पे है, अब फाइनल इमेज कहां बनेगी? फाइनल इमेज बेटा ये फिर से रेयरर मीडियम में जाएगा, फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी और फाइनल इमेज बेटा मान लो यहां बन गई। तो ये जहां पर भी बनेगी फाइनल इमेज, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, पहली इमेज बनी H1/μ1 पे, ये ग्रेविटी के कारण पेन गिर जाते हैं, बड़ी गलत बात है। तो H1/μ1 पे पहली इमेज बनी, दूसरी बनेगी इनटू μ2 पे। अब जो ये जो इमेज बनी है, दूसरी जो इमेज है, ये इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। थोड़ा सा एक ही कलर का मार्कर ले रहा हूं, आप मेरी बात फील करने की कोशिश करिएगा। H1/μ1 इंटू μ2 प्लस H2 इंटू, अब पास में बन रही अपॉन μ2 आ जाएगा। तो बेटा अब ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट है फाइनल सरफेस के लिए, और इसका डिस्टेंस यहां से क्या हो जाएगा? H2 प्लस H1/μ2 बाय μ1, और फाइनल इमेज क्या आ जाएगी? अपॉन μ2, तो H2/μ2 प्लस H1/μ1। आई होप आपको समझ में आ पा रहा होगा। अगर मान लो ऊपर एयर के बदले कोई और होता, कोई कहते पॉल्यूशन के कारण कुछ μ0 आ गया, तो बेटा इंटू μ0 एक और हो जाता फिर, है ना, क्योंकि फिर क्या होता, अगर फिर वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है और इंटू μ0, हम dx का एयर गैप एक और इंक्लूड कर लेते। तो प्यारे बच्चों मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर बेटा दो मीडियम है, ये देखिए कोशिश करी है समझाने की, H1/μ1 पे पहली इमेज, अब ये इमेज इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट, पहले μ1 और एयर वाला इंटरफेस, फिर एयर और μ2 वाला इंटरफेस, फिर μ2 और एयर वाला इंटरफेस। बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, H1/μ1 पे पहली इमेज, इंटू μ2 पे दूसरी इमेज। अब H1/μ1 इंटू μ2 पे ये जो इमेज बनी है, यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? प्लस H2। अब बेटा फाइनली पास में बननी है, पास मतलब अपॉन μ2 करूंगा तो बन जाएगा H1/μ1 प्लस H2/μ2। अगर ऊपर 1 के बदले μ0 होता तो इंटू μ0 एक और आ जाता। मतलब आप कह सकते हैं H1/μ1 प्लस H2/μ2, वेयर μ1 एंड μ2 आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी ऊपर वाला मीडियम, है ना। तो बेटा H1/μ1 प्लस H2/μ2, तो बेटा इसके लिए देखिए, इसके लिए यहां पे 1.5 है और यहां पे 4/3, पर इसके लिए यहां पर भी 4/3, यहां पर भी 4/3, तो H2/μ2 दोनों के लिए सेम आएगा। तो अपरेंट डेप्थ का डिस्टेंस देखना है तो H1/μ1 और H1/μ1 का डिफरेंस ही देखना है। और यहां पर क्या है 36/3/2, ये कितना आएगा प्यारे बच्चों? ये आएगा 12 2 24, ये आएगा 24, और यहां पर बेटा 36/4/3 कितना आएगा? 36/4/3 कितना आएगा? 9 3 27। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा प्यारे बच्चों? 3, और वही डिफरेंस होगा क्योंकि H2/μ2 दोनों के लिए सेम है। ये A पॉइंट और B पॉइंट की अपरेंट डेप्थ में डिफरेंस बताना है। A पॉइंट बेटा प्यारे बच्चों, A पॉइंट और B पॉइंट की अपरेंट डेप्थ में डिफरेंस बताना है। A पॉइंट और B पॉइंट की अपरेंट डेप्थ में डिफरेंस बताना है। H1/μ1 में ही चेंज है, ऊपर वाले मीडियम दोनों के लिए सेम है, तो H2/μ2 दोनों में सेम आएगा। डिफरेंस लेने के लिए खाली H1/μ1 का ही डिफरेंस लेना है। तो H1/μ1 की वैल्यू एक के लिए निकाली, दूसरे के लिए निकाली, डिफरेंस लिया 27 - 24 3 mm, आंसर आया बहुत शानदार। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज इन द सिचुएशन शोन। बेटा एक μ2 वाला मीडियम है, एक μ1 वाला मीडियम है। ऊपर वाला जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है ना। H2 प्लस H1 पे, ऊपर के सरफेस से H2 प्लस H1 पे ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहां पर जो ऑब्जर्वर होगा उसको क्या दिखाई देगी, कहां कितनी दूर दिखाई देगी, पोजीशन बतानी है। आइए बच्चों देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके लिए जस्ट आपको एक फिगर दिखा देते हैं पहले, जिसको मैं फाइनली डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। ये H2 और ये H1, H2 प्लस H1 पे ऑब्जेक्ट है। बेटा यहां मैंने dx एयर गैप दिखा रखा है, एक्चुअली कोई एयर गैप नहीं है, पर अगर एयर गैप मान भी ले, रे डायग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा, एंड हेंस पोजीशन ऑफ इमेज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आइए बच्चों ध्यान से देखते हैं पहले नीचे वाले पोर्शन को। बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है, पहली बार जब रिफ्रैक्शन होगा, रे नॉर्मल से अवे जाएगी, क्योंकि यहां dx का एयर गैप मान लिया है। तो जब अवे जाएगी तो इमेज कहां बनेगी बेटा? पास में बनेगी। पास मतलब H/μ। बेटा जीवन में कभी भी आज तक अगर नहाए हैं तो आपने जरूर देखा होगा, जो बकेट का बेस होता है बेटा वो ऊपर दिखाई देता है ना। तो बेटा H1/μ1 पे पास में दिखाई देगी, H1/μ1 पे। अब ये जो इमेज बनी है जिसका नाम है I1 व्हाइट इमेज, है ना, अब ये बेटा ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी इस सरफेस के लिए, और अब रे μ2 मीडियम में जा रही है, नॉर्मल की तरफ जाएगी, तो इमेज दूर बन जाएगी। दूर का मतलब इंटू μ2, दैट इज H1/μ1 इंटू μ2। ये कहना चाह रहा हूं बेटा, पहले बनी H1/μ1 पे,
फिर इंटू म्यू टू, तो h1 बाय म्यू वन इंटू म्यू टू पे। अब ये जो इमेज बनी है ध्यान से सोचिए बेटा, ये इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गई, और अगर ये इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गई तो उसका डिस्टेंस क्या हो गया, h1 बाय म्यू वन इंटू म्यू टू प्लस h2, क्योंकि बेटा यहां से डिस्टेंस आया ना h1 बाय म्यू वन इंटू म्यू टू। फिर अगर ये h2 और है तो क्या हो जाएगा, h2 प्लस h1 बाय म्यू वन इंटू म्यू टू। अब ये जो इमेज है बेटा, अब जो फाइनल इमेज जो रेज जाएंगी यहां से, वो नॉर्मल से अवे जाएंगी, वो नॉर्मल से अवे निकलेंगी, और अगर वो नॉर्मल से अवे निकलेगी तो फाइनल इमेज कहां बन जाएगी, पास में। पास का मतलब अपॉन म्यू टू, तो अपॉन म्यू टू करोगे तो ये कट जाएगा, h2 बाय म्यू टू प्लस h1 बाय म्यू वन विल बी दी आंसर। आई होप समझ में आ रहा है बेटा। पहली इमेज कहां बनेगी, पास में h1 बाय म्यू वन, दूसरी कहां बनेगी, इनटू म्यू टू पे दूर बनेगी, लेकिन ये तो यहां से डिस्टेंस है, तो टॉप सरफेस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, प्लस h2 कर देंगे इसी में, तो ये आ गया h2 प्लस h1 बाय म्यू वन इंटू म्यू टू, है ना। अब इमेज फाइनली कहां बनने वाली है, पास में, तो अपॉन म्यू टू, तो h1 बाय म्यू वन प्लस h2 बाय म्यू टू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो रिवाइंड करके देखें, आपको हम पक्का समझा पाएंगे। 4 मीटर की डेप्थ पे बेटा एक बल्ब पड़ा हुआ है, और कह रहे हैं उससे कोई भी लाइट बाहर ना आए, कोई भी लाइट बाहर ना आए। म्यू दे रखा है 5/3, इस क्वेश्चन के लिए म्यू दे रखा है 5/3। कह रहे हैं बताओ कितने डायमीटर की डिस्क रख दें, क्योंकि बेटा जो लाइट बाहर आने वाली है वो एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस से आने वाली है। जब थीटा सी आ जाएगा तो 90 पे निकलेगी, जब थीटा सी आ जाएगा तो 90 पे निकलेगी, है ना। तो बेटा यहां पर बस मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि ये एक अगर आप डिस्क रख दो जो थीटा सी एंगल तक पूरी कवर कर रही हो, तो बेटा कोई भी लाइट बाहर नहीं आ पाएगी, यहीं से तो बाहर आनी है, क्योंकि थीटा सी के बाद जहां पे एंगल होगा वहां से तो बाहर आ ही नहीं सकती, वहां से तो बाहर आ ही नहीं सकती। तो कितने डायमीटर की प्लेट रखनी पड़ेगी बच्चों, मैं बस आपको यही कह सकता हूं, कितने डायमीटर की प्लेट रखनी पड़ेगी, यहां से आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा सी जो आएगा इस केस में, जो कि 1 बाय म्यू है, 1/5/3, दैट इज 3/5 बन जाएगा, तो ये आ गया 37 डिग्री। अब बेटा 37 डिग्री आ गया तो टेन थीटा सी जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, R/H। बेटा ये थीटा सी तो ये भी थीटा सी, टेन थीटा सी हो जाएगा R/H, ठीक है। और टेन थीटा सी क्या हो जाएगा, 1037 3/4 R/H, H कितना है 4 कट गया तो रेडियस आ गया 3। तो कितने डायमीटर की डिस्क चाहिए, रेडियस 3 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6। कितना हो जाएगा, 6। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इंटीरियर टाइप क्वेश्चन। वैसे जस्ट आपको ट्रेंड बता दो बेटा, मेंस का या जेई एडवांस का, बेटा हमेशा जब इंटीरियर टाइप क्वेश्चन आए हैं वो इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं पूरे के पूरे पेपर के, है ना। हालांकि हमने यहाँ पर ऐसा नहीं किया कि उसको बहुत इजी बनाया है, लेकिन ठीक बनाया है। आइए प्यारे बच्चों अब देखते हैं। जो साइक्लिस्ट है वो 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, जो मेन है वो 15 किलोमीटर पर आवर से। एक आदमी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और कह रहे हैं जब वो एक आदमी को मिलता है तभी वो साइक्लिस्ट को भी मिलता है, मतलब तीनों इकट्ठे। फिर जब वो इसको मिलेगा, ये भी आ गएगा, ये भी, ये साइक्लिस्ट तेज आ रहा है, तब वो भी इसके पास जब पहुंचेगा तभी ये इसके पास पहुंचे। आप समझ रहे हैं, ये यहाँ पे कहीं पहुंचा और मान लो साइक्लिस्ट ने इसको यहाँ पे इसको पास पहुंच गया, तो उसी टाइम ये इसके पास पहुंचे। Whenever he meets a man, he also meets a cyclist। ये क्वेश्चन में कह रखा है। तो आइए देखिए प्यारे बच्चों कैसे सोचेंगे। इसको क्या दिखाई देगा बेटा, ये 30-30 के डिस्टेंस पे है, ये 20-20 के डिस्टेंस पे है। इस मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 10। तो इसको क्या रफ्तार दिखाई देगी, इसको क्या दिखाई देगा भैया, कहेगा मैं तो रुका हूं, और ये आ रहा है 15 + v से, और इसको भी अपनी 15 पलट के देगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको इसकी रफ्तार क्या दिखाई देगी, 10। तो जो 10 पे है वो 10 से आ रहा है, तो जो 20 पे है वो 20 से अगर आएगा बेटा तभी तो बराबर टाइम में पहुंचेगा, नहीं तो आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर करिए। डिस्टेंस 10, स्पीड 10। अब आपको किलोमीटर पर आवर में, अरे उधर भी वही है ना, रेशियो तो वही, उधर भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा तो कर लो 5/18 से, अपने को टाइम नहीं इतना लग जाना है ना। 20/15 + v। मैं बस ये कह रहा हूं बेटा 10 वाले को 10 से अगर आएगा तो 20 वाला 20 से आएगा, 20 पे जो है वो 20 से आएगा बेटा, जो डबल डिस्टेंस पे डबल स्पीड से आएगा तभी तो टाइम उतना ही लगेगा। इसको ये लगेगा मैं वहीं पे हूं और जब ये पहुंच रहा है तभी ये भी पहुंच रहा है ना। इसकी स्पीड क्या हो गई, v एक्चुअल है, v ही बताना है कितना है, v 5 आ गया, वैसे 15 + 5 ही 20 हो। बेटा मैं आपको ये कह रहा हूं असल में ये आदमी है,
इसके पीछे यहां पे साइकिलिस्ट है जो कि 25 से आ रहा है, ये 15 से जा रहा है, और यहां पे एक आदमी है, यहां पे एक आदमी है जो दौड़ता हुआ आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। कह रहे हैं जब ये इसको मिलता है, जब ये इसको मिलता है तभी ये इसको मिलता है, मतलब ये तीनों साइमल्टेनियसली इकट्ठे हो रहे हैं। बस कंडीशन है, ये 20 है, ये 10। तो बेटा मेरी बात सुनिए, इसकी रिस्पेक्टिव वेलोसिटी क्या हो गई इसकी? बेटा 15 पलट के देंगे तो 10 हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी 10, और इसकी v थी तो 15 प्लस v हो गई। मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा, जो 10 पे अगर वो 10 से आ रहा है और इसको भी उसी टाइम में पहुंचे तो 20 पे 20 से। अरे भैया डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम, डिस्टेंस डबल तो स्पीड भी डबल, तो ही तो टाइम वही का वही रहेगा, है ना। तो बेटा अगर इसकी रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड 10 है तो इसकी 20 होना चाहिए, दैट इज v हो गया 5, है ना। नहीं तो आप ऐसे करें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस और 20 है तो अपॉन 15 प्लस v। बस इसको काटिए यहां से, 15 प्लस v 20, v आ गया 5। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, आ गया v 5 आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। आइए बच्चों चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर क्या है, फोकल लेंथ है 10, है ना, और ये जो ऑब्जेक्ट है एक बेटा, एक वायर का एक ऑब्जेक्ट बना रखा है जो 15 पे उसका नियर एंड है, ये 5 है, ये 2 है, ये 2 है। कह रहे हैं लेंथ ऑफ इमेज बताओ। बेटा पहली बात तो मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं, अगर आपने देख रखी है मेरी वीडियो बेटा अगर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की, तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं देखी है तो एक बार देख लेंगे, है ना। कुछ चीजें मिल जाएंगी आपको, जैसे मान लो ये फोकस है और ऑब्जेक्ट मान लो जो है वो अगर x1 डिस्टेंस पे है फोकस से, तो इमेज का डिस्टेंस जो अगर x2 आएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज फोकस के सेम साइड पे होते हैं, और x1 x2 f स्क्वायर होता है। अगर आप इमेज निकालने के लिए इसको यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आप यूज करते हैं 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, तो वो बहुत लेंथी अप्रोच है, बहुत टाइम टेकिंग है ना। तो आइए मैं तो इसी को यूज करने वाला हूं। आइए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, फोकस से डिस्टेंस कितना हो गया ऑब्जेक्ट का? 5, क्योंकि फोकल लेंथ 10 है, ये 15 है, ये 5 हो गया, x1 5 हो गया इस वाले पोजीशन के लिए। तो x1 5 इंटू x2 बराबर f स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100, x2 आ गया 20, मतलब यहां से 20 पे, तो यहां से यहां से कहां हो जाएगा डिस्टेंस? यहां से अगर 20 है बेटा, यहां से मेरी बात ध्यान सुनेंगे बेटा, अगर ये 5 है ना, ये 10 हो गया, है ना, और यहां से 20 मतलब 10 और आ गया, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां से 20 पे बनेगी, तो यहां से क्या डिस्टेंस हो जाएगा? 30, ठीक है। तो यहां से डिस्टेंस हो जाएगा प्यारे बच्चों 30, 15 की इमेज 30 पे। अब बेटा आप जानते होंगे शायद डायग्राम, बेटा ये जितने एंगल पे आती है उतने एंगल पे जाती है, अगर ये 2 है तो ये हो गया 4। अब इसकी इमेज कहां पे बनेगी बेटा? जो है ही, अब ये कहां पे? 2f पे, ध्यान से देखिए, ये 20 पे, तो 2f की तो इमेज 2f पे होती है और सेम साइज की होती है, तो ये तो 2 ही रहेगा। और ये जो पोर्शन है जो 5 था वो कितना बन गया बेटा यहाँ पे? 10, क्योंकि बेटा यहां से 20 पे, ये 10 पे ये चीज, तो 10 और, तो 10 4 14, 14 और 2 16, तो 16 सेंटीमीटर इज द साइज ऑफ इमेज, 16 सेंटीमीटर इज द साइज ऑफ इमेज। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। एक बारी फिर से देख लेते हैं अगर कंफ्यूजन लग रही है तो। बेटा ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे, उसका रियर एंड कहां पे है? नियर एंड कहां पे उसका? 15 पे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा ना ये चीज डार्क दिखा रहा हूं ताकि प्रिंसिपल एक्सिस से अलग दिखाई दे। फोकस से 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। x1 हो गया 5 पहले के लिए, x1 हो गया 5 x2 बराबर f स्क्वायर 100 हो जाएगा, x2 आ गया 20, इसकी इमेज 20 पे, तो ये यहां से 20 का मतलब क्या हो गया? यहां से 30 हो गया, तो 15 की अगर 30 पे बन गई तो v बाई यू क्या हो गया? डबल हो गया, डबल साइज की इमेज बनेगी, तो ये 2 है तो उधर बनेगी 4। और बेटा जो 2f पे, तो उसकी इमेज तो 2, उसकी इमेज तो वहीं की वहीं होगी, रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज 2 सेंटीमीटर की। और अब देखो बेटा अगर ये 30 पे बनी थी, ये 20 पे था ये एंड, तो ये 10 हो गई। ये वाली चीज की इमेज की, ये वाली चीज की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई? 10 आ गई, 10 4 14 14 और 2 16। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। बाकी बेटा देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगर आपको वैसे ही अच्छा लगता है कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन f अपॉन f माइनस यू लीजिए, सब कुछ नेगेटिव है, u भी नेगेटिव तरफ है और f भी नेगेटिव है ना, तो बेटा कुछ नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं, फिर 10 अपॉन 10 माइनस 15, जो कि कितना निकल के आ रहा है? -2,
डबल आ गया, तो डबल आ गया तो बेटा 2 का 4 तो बन ही गया, और 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f से बेटा इमेज की पोजीशन निकाल लीजिए 30 पे, जहां से पता लग जाएगी ये चीज 30 पे पहुंच गया। 2f की इमेज तो 2f पे तो ओरली जानते ही, तो अगर वो 30 पे है ये 20 पे है तो बेटा ये चीज 10 हो गई। बेटा आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है तो इमेज तो इधर को आएगी ना, ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑलवेज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि x1 x2 का प्रोडक्ट कांस्टेंट है f स्क्वायर, x1 बढ़ेगा तो x2 कम होगा, ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज इधर, है ना। बेसिकली ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है तो इमेज ऐसे आएगी। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट एक उस पर चींटी चल रही है तो इमेज पे चींटी ऐसे चल रही है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो बेटा ये चीज क्या गई 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊं। बेटा खाली आपको यूज क्या करना था, सबसे पहली बात 15 के लिए इमेज निकालेंगे 30 पे आएगी। मेरी बात फिर से सुन लीजिए, अगर बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलूं तो बेटा 15 की इमेज जो आनी है 15 की इमेज 30 पे आनी, 15 वाले की इमेज 30 पे पहुंच गई, 20 वाले की वहीं होगी। तो ये जो चीज की इमेज हो गई वो तो ये हो गई, 5 की इमेज जो होगी वो 10 लेंथ की होगी, और जो ये जो चीज है ये तो 2f पे तो इसकी तो सेम साइज की, और इसके लिए देखिए 15 की 30 पे गई तो v/u डबल है तो बेटा डबल साइज की बन जाएगी 4, तो 4 10 14 14 और 2 16। आई होप बच्चों अब तो समझ में आएगी, 2-3 बार बता दिए हैं, नहीं तो बेटा रिवाइंड करिए देखिए, और अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी सी कमी है, तो एक बार ऐसा करेंगे कि एसओटी की मेरी एक वीडियो एग्जिस्ट करती है, आप एसओटी डालिए, एसओटी लिखेंगे आप यूट्यूब पे, एसओटी दक्षिणा ई क्लासरूम डालिए, है ना, प्रदीप सिंह नाम डाल दीजिए तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको इस टाइप की बहुत सारी बातें मिल जाएंगी, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नहीं तो बेटा रात बीत जाएगी इसी क्वेश्चन में। इसके बाद 2 ही क्वेश्चन और बाकी है बेटा, मन लगाए रखेंगे, पूरा सोल्यूशन देख के ही उठेंगे, ठीक है। आइए देखिए बच्चों कैसे करेंगे। यहां पर कह रहे हैं एक बच्चा है फिसल रहा है, एक आदमी ने देखा 6 मीटर की दूरी पे है, एक्चुअली 11.5 मीटर हाइट है, पर आदमी की हाइट जो बाजुओं की 1.5 मीटर है, तो बेसिकली 10 मीटर जब बच्चा गिरे तो आदमी को 6 मीटर भाग के बच्चे को कैच कर लेना है ना, चोट नहीं लगने देनी है। दैट इज शक्तिमान की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, है ना, आम आदमी कहीं कैच कर पाते हैं। चलिए लेकिन चलिए आइए यहाँ पे कैच करते हैं। देखिए बेटा कैसे एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए कि वो कैच कर ले। बेटा 10 मीटर गिरने में टाइम क्या लगेगा, अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ बेटा। अगर ड्रॉप वाली कंडीशन होती √2h/g होता है बेटा गिरने में जो टाइम लगता है, h हो गया 10, g भी 10, √2 सेकेंड्स आ गया। अब √2 सेकेंड्स में 6 मीटर दौड़ने, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दीजिए। लेकिन जो आदमी इनिशियली वो रेस्ट पे है ना, इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट हो गई 6 बराबर हाफ ए तो अच्छा निकालना है √2 स्क्वायर, टाइम हो गया √2 का स्क्वायर हो गया 2, ये कट जाएगा, ए की वैल्यू आ गई 6, यही पूछा था। मतलब जितनी देर में ये यहां पहुंचे, जितनी देर में ये यहां पहुंचे, है ना, उतनी देर में ही बच्चा यहां पहुंचे, है ना, बस ये कंडीशन थी। और आप देखिए ध्यान से, इसके लिए जो टाइम लगेगा s इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, डायरेक्टली आदमी के लिए भी √2s/a बोल सकते थे। s कितना है 6, √2 × 6/a, ए निकालना है। और बच्चे को गिरने में जो टाइम लगना है टाइम भी कंपेयर कर सकते हैं, √2 × h/g, ए कितना आ गया 6, जैसे आपको ठीक लगे √2s/a। बेटा ये आपको ना फटाक से मतलब लिख के नहीं बेटा, आपको डायरेक्टली आना चाहिए √2s/a। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, s ट्रेवल करने में टाइम क्या लगेगा √2s/a। √2h/g में भी तो h क्या है डिस्प्लेसमेंट, g क्या है एक्सेलरेशन, तो √2s/a। अगर इनिशियल वेलोसिटी आदमी की 0 हो और उसको अगर s ट्रेवल करना हो तो टाइम क्या लगेगा √2s/a। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, एक्सेलरेशन a हो तो टाइम क्या लगेगा √2s/a। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। चलिए 2 ही क्वेश्चन बचते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 अब आपके सामने है बेटा। 10 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी दौड़ रही थी, वेलोसिटी 50 हो गई, एक्सेलरेशन a था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया s हुई, और जब 50 हुई तो उसने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पलट लिया, ठीक है। अब कह रहे हैं जब वो वापस, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर को है, तो ये जब वापस घूम के यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल है, कितनी हो जाएगी बेटा v, कितनी हो जाएगी v। अब बस बेटा बताना है v कितना है। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं कैसे बता सकते हैं। मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, वेलोसिटी 10 से 50 हुई, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as आप अप्लाई करिए, है ना। तो बेटा यहां पर क्या रहा है 50 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 2as, a भी उधर को s भी उधर को। अब यहां से 2as कितना आ गया प्यारे बच्चों 2400
2400 मार्कर। एस आ गया प्यारे बच्चों 2400। अब बच्चों मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर एस 2400 है तो किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब यहां से फिर लगाइए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब ये इनिशियल कंडीशन हो गई, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर 2500, क्योंकि यू स्क्वायर हो गया बेटा 50 स्क्वायर 2500 प्लस 2as। a नेगेटिव है, अगर इधर को पॉजिटिव मान लो डायरेक्शन को, तो a भी नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट भी s नेगेटिव होने वाली है, तो दोनों चीजें नेगेटिव, तो प्लस आ जाएगा। और 2as की वैल्यू हमारा इंतजार कर रही है कि यूज कर लो। 2400 प्लस 2500 कितना हो जाएगा 4900, और 49 का 100 का अंडर रूट क्या होता है 70। अरे 7 का स्क्वायर 49, बच्चे बच्चे को मालूम है। तो बेटा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से पहले 2as निकाला, फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से, मतलब 2as की वैल्यू बाद में डाल दी दूसरी इक्वेशन में, है ना। 2as की वैल्यू यूज हो गई ऊपर से। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों, बिल्कुल सिंपल, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ अब हम आपके साथ हैं। बेटा P पॉइंट पे वैसे इंटेंसिटी कह रहे हैं आई आ रही, कह रहे मिरर के साथ इंटेंसिटी और मिरर को हटा के, यानी मिरर को हटा के जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या होगी, ये 60 है। आप सोच के देखो 60 पे अगर इंटेंसिटी आई आ रही है ना, जब ये नहीं है तो इसके होने पे क्या आएगी। मैंने कह रहा हूं मान लो इसके ना होने पे आई आ रही है, तो इसके होने पे क्या आएगी बेटा, कुछ ज्यादा आएगी, क्योंकि कुछ रिफ्लेक्टेड वाली लाइट भी आएगी, और ये तो फोकस पे तो पैरेलल आएगी। तो जो इस पे इंटेंसिटी फॉल करेगी ना, वही इंटेंसिटी यहां पे पहुंचेगी, जो इस पे इंटेंसिटी फॉल करेगी। अब बेटा इंटेंसिटी होती है प्यारे बच्चों P/4πr², P/4πr²। अब अगर r को मैंने, ये 60 है, ये 60 का 1/3 है, r को 1/3 कर दूंगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी r/3 का स्क्वायर, 9 ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9। तो इंटेंसिटी इस पे, अगर इस पे आई आ रही है तो इस पे 9 आई आएगी, और यहां से तो पैरेलल रेज बन रही है, दैट इज इंटेंसिटी पैरेलल बीम में तो इंटेंसिटी ना बढ़ती है ना घटती है, वही रहती है। अगर डाइवर्जिंग बीम होती है तो आगे जाते जाते कम हो जाती, वही एनर्जी इतने एरिया में पहुंच जाती, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कम हो जाएगी। कन्वर्जिंग बीम होगी तो बेटा आगे जाते जाते इंटेंसिटी बढ़ती है, और फिर अपने आप वो तो कन्वर्जिंग के बाद फिर वो डाइवर्जिंग बन गई, तो डाइवर्जिंग वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, आगे जाते जाते इंटेंसिटी जो है वो कम होगी। पर पैरेलल बीम में तो वही रहेगी ना, तो इसके होने से 9i प्लस आई हो जाएगा, और जब ये नहीं है तो खाली आई, तो 10:1 आ जाएगा रेशियो। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बेटा, बहुत ही सिंपल है, आप मेरी बात समझिए। इसके ना होने पे अगर इंटेंसिटी आई आ रही तो इस पे इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी होती है P/4πr², पावर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर बेटा P/4πr² होती है, अगर r को 1/3 कर दी तो 9 टाइम्स हो गई, इस पे आई आएगी तो इस पे 9 आई, और वही रिफ्लेक्ट हो रही है, तो 9 आई की 9 आई रहेगी, 9 आई इसके कारण आई, आई डायरेक्टली पहुंची 10 आई हो गई, और जब ये नहीं है तो खाली आई। तो बेटा क्या हो जाएगी इंटेंसिटी 10 आई, इसके होने पे इसके हटाने पे आई, रेशियो हो जाएगा 10:1। रेशियो क्या हो जाएगा 10:1। ये पिछले क्वेश्चन जैसा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी P पॉइंट है, इस पे इंटेंसिटी डायरेक्टली आई आ रही है, इसके रखने पे इंटेंसिटी, कॉनकेव मिरर पे रखने पे और कॉनकेव मिरर को हटाने पे इंटेंसिटी का रेशियो इसमें भी निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों का डायरेक्टली आई आ रही है, सोच के देखिए, तो इस मिरर पे क्या इंटेंसिटी आएगी बेटा, डिस्टेंस हाफ हो गया, अभी समझाया इंटेंसिटी होती है P/4πr²। अभी बेटा अभी समझाया बेटा 1 मिनट पहले कि भैया अगर इसकी पावर P है तो बेटा r डिस्टेंस पे 1 सेकंड में P एनर्जी फॉल करेगी इस पे, तो P हो गई इस पे जो एनर्जी इंसिडेंट है, P हो गई जो एनर्जी इंसिडेंट है, ठीक है। अब P/4πr² होती है इंटेंसिटी, P/4πr² होती है इंटेंसिटी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इंटेंसिटी होती है P/4πr², इंटेंसिटी होती है प्यारे बच्चों P/4πr², और अगर ये है इंटेंसिटी, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। अब क्योंकि बेटा 1 सेकंड में जो एनर्जी आ रही है वो P आ रही है, तो बेटा 4πr² एरिया पे, तो 1 एरिया पे 1 सेकंड में P/4πr², r हो गया हाफ, 60 से 30, तो इस पे आएगी 4i, ठीक है। पर बेटा जो इस पे 4i आएगी, अब ध्यान से देखो, ये 30 पे ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, पहले तो ये समझेंगे। इधर जो इमेज बनेगी बेटा वो इससे 60 पे बनेगी। ये तो बेटा ना ऐसी कैलकुलेशन है जो गांव का बच्चा जानता होता है। आइए बेटा मैं आपको बताता हूं, बेटा फोकस जो है 20 पे, तो फोकस से डिस्टेंस हो गया 10, बेटा 30 है ना, अभी क्या बताया कि फोकस से डिस्टेंस हो गया 10, x1 x2 होता है f² हो गया 20 स्क्वायर 400, x2 आ गया 40, यहां से 40 पे है तो यहां से 60 पे हो गया, 60 पे बन गई इमेज,
अब देखो बेटा, जो इतने एरिया में थी वो यहाँ पे इतने एरिया पे, कम एरिया में। और अगर आप बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये 60 है और ये 30 है, टोटल तो 90 था। तो जो r रेडियस पे थी एनर्जी वो r/2 पे पहुंच गई। इसका मतलब 1/4 एरिया में आ गई। वही एनर्जी अगर 1/4 एरिया में आ गई तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो गई। तो इस पे अगर 4 आई थी तो उसके कारण रिफ्लेक्टेड वाले की इंटेंसिटी 16 आई हो गई। आप मेरी बात समझने के लिए समझिएगा बेटा बहुत ध्यान से। मैं आपको बताना चाह रहा हूं बच्चों, बहुत ही सिंपल बात बताना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर डायरेक्टली आई आ रही थी तो इस पे तो 4 आई आएगी, क्योंकि डिस्टेंस हाफ है। क्योंकि डिस्टेंस हाफ है, इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो गई। अब लेकिन वो जो r रेडियस पे एनर्जी आ रही थी, आप समझिए वो जो 60 पे ये इमेज बनी 60 पे, और वही एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर कहां पहुंच गई, r/2 रेडियस पे। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि ये 60 पे बनी इमेज। वो कैसे पता लगा? ऑब्जेक्ट था 30 पे, तो फोकस से डिस्टेंस हो गया 10x2 f स्क्वायर, f स्क्वायर 20 स्क्वायर 400, 10 कट गया। 10 कैसे आया बेटा? फोकस से डिस्टेंस 10 हो गया ना, फोकस 20 है ना। कोई साइन कन्वेंशन नहीं, मस्ती वाला मेथड है यार ये, है ना। अब प्यारे बच्चों x2 आ गया 40, यहां से 40 डिस्टेंस है तो यहां से 60 हो गया। अब ये 60 है ना, तो ये 30 बचा आगे, क्योंकि टोटल 90 है बीच का डिस्टेंस इन दोनों के। तो r रेडियस पे जो एनर्जी थी, मैं कह सकता हूं बेटा ये 60 पे है तो 30 पे क्या हो जाएगा, r/2। ध्यान से समझिए बेटा, सिमिलर ट्रायंगल है बेटा। ये 60 पे r है तो 30 पे r/2 होगा। स्ट्रेट लाइन है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो ये r/2 1/4 एरिया में वही एनर्जी आ रही है। तो वही एनर्जी अगर 1/4 एरिया में आ रही है तो इंटेंसिटी उसकी भी 4 टाइम्स हो गई। ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो बेटा मैं आपको ये कह रहा हूं, इस पे 4 आई है तो इस पे रिफ्लेक्टेड वाले की इंटेंसिटी क्या आ गई, 16 आई। 16 आई ये हो गई, और आई डायरेक्ट पहुंच ही रही थी, और जब ये नहीं है तो खाली आई। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 17:1। 17:1। इस तरीके से अगर आप सोचेंगे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। भले लेंस के बनेंगे, भले स्फेरिकल रिफ्रैक्टरी सरफेस पे इसी टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत आराम से आप कर डालेंगे। सोचने का तरीका यही रहेगा, एक क्वेश्चन कर लेंगे सारे बन जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझा पाया हूं। अगर फिर भी कोई आपको लगे कमी रह गई है, जहां पर क्लैरिटी की और जरूरत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करें, है ना। तो आपके जो डाउट्स होंगे वो आंसर किए जाएंगे डेफिनेटली, है ना। और अगर फिर भी कहीं कुछ रह जाए तो आप पर्सनली मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इफ अगर कुछ रह जाए तो, है ना। बाकी बेटा पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, जिस जोश के साथ तैयारी चालू करिए बेटा वो जोश मेंटेन रखें। इस मार्क्स से ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको एक चीज बस बताना चाह रहा हूँ बेटा, शुरुआत में थोड़ा सा तो ये पक्का है कि डाउनफॉल आना ही आना है। थोड़ा सा आप अभी तक जैसे आप लोग जो पढ़ने का तरीका था वो डिफरेंट था, अब जो तरीका रिक्वायर्ड है वो डिफरेंट है। तो बस बेटा आपको क्या करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार दौड़ना है ना। बेटा पहली बार में तो नहीं हो पाता है, मतलब बहुत सारे बच्चे पहली बार में नहीं कर पाते हैं परफॉर्म ऐसे टेस्ट में। तो लेकिन टाइम के साथ साथ डेफिनेटली वो स्किल आपकी इंप्रूव होनी चाहिए। आपका बस तरीका ये होना चाहिए, जो चीज़ करें पक्के से करें, है ना। बहुत सारा करने से नहीं होगा, कुछ करना है पर कोशिश करें। जैसे आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसका अगर एक से ज़्यादा मेथड पॉसिबल है तो सोचो, डेवलप करो, है ना। और तभी मतलब कामयाब होंगे आप लोग। बेटा मैंने जो अपने पास में बच्चे देखे ना, जो लोग बढ़िया कर गए फाइनली, तो उन्होंने मतलब सबका एक तरीका एक कॉमन ही रहा है कि जो चीज़ करते गए वो बिल्कुल परफेक्टली करते गए। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए, जो किया बिल्कुल परफेक्टली किया। अगर इतना किया, अगर 5 क्वेश्चन किए, अगर उनके 5 सॉल्यूशन पॉसिबल है तो 5 सॉल्यूशन सोचे, तो बेटा फिर वो बच्चे कमाल कर जाते हैं। तो बेटा आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ना है पर मेहनत करना नहीं छोड़ना है। इस पेपर के नंबरों से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू बच्चों।